हेलो एवरीवन। आज अपने लोग पढ़ेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में, यानी कि परिसंचरण तंत्र क्या होता है। तो आप ध्यान से समझिए कि परिसंचरण तंत्र पहले किसको कहते हैं, फिर अपने लोग चलते हैं ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में। तो देखिए, जैसे कि इस संसार में जो भी जीव है वो सब क्या कर लेता है, गैसों का क्या कर लेता है, परिवहन कर लेता है। जैसे कि ऑक्सीजन लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। इसी तरह से पोषक पदार्थ लेता है, क्या लेता है, पोषक पदार्थ ले लेता है। तो पोषक पदार्थ का भी शरीर में क्या होता है, परिवहन होता है। इसी तरह से ब्लड का भी क्या होता है, परिवहन होता है। तो इन सब को परिवहन करने के लिए जो शरीर का तंत्र काम करता है, यानी अंग काम करता है, उसी को कह लेते हैं परिसंचरण तंत्र। क्या बोल लेते हैं, परिसंचरण तंत्र बोल लेते हैं। अब इसमें मेनली अपने लोग को पढ़ना पड़ेगा ब्लड सर्कुलेटर सिस्टम के बारे में। किसके बारे में, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में। यानी तो आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं, ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम भी कह लेते हैं। अब इसमें क्या होता है, तो इसको हिंदी में बोल लेते हैं रक्त परिवहन तंत्र। क्या बोल लेते हैं, रक्त परिवहन तंत्र। रक्त परिवहन का मतलब हो गया कि अगर हमारे शरीर में या किसी जीव के शरीर में रक्त का परिवहन जिन तंत्र के द्वारा होता है, इसी को रक्त परिवहन तंत्र कह सकते हैं आप, या रक्त परिसंचरण तंत्र कह सकते हैं। क्लियर है बात। ये जो टॉपिक होता है आपका बहुत बड़ा होता है। एग्जामिनर न चाह के भी इससे क्वेश्चन आपको पूछबे करेगा, चाहे वो एसएससी का एग्जाम हो या रेलवे का किसी एग्जाम हो या स्टेट लेवल का कोई सा एग्जाम हो, यानी कि यहां से हर हाल में आपका क्वेश्चन पूछेगा। तो मेनली अपने लोग इसमें जो पढ़ना होता है वो पढ़ना पड़ता है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में। किसके बारे में, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में। तो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है, तो रक्त का प्रवाह। किसका प्रवाह, रक्त का प्रवाह बोल लीजिए या परिवहन बोल लीजिए। रक्त का परिवहन जिन अंग तंत्रों के द्वारा होता है, इसी को बोलते हैं रक्त परिसंचरण तंत्र। अब रक्त परिसंचरण तंत्र में अपने लोगों को क्या सब पढ़ना पड़ेगा और क्या नहीं, क्या सब पढ़ना पड़ेगा और किन किन अंग के बारे में पढ़ना पड़ेगा, इसी के बारे में अपने लोग जानेंगे। तो आप पहले ये समझ लीजिए कि रक्त परिवहन एक्चुअली किसके कारण से होता है। तो सबसे पहले इसमें जो मेन मदद करता है वो कर लेता है अपने लोग का हार्ट। कौन कर लेता है, हार्ट कर लेता है। हार्ट का काम होता है कि रक्त को पंप करना, रक्त को क्या करना, पंप करना। यानी कि पंप करने के कारण से पूरे शरीर में रक्त क्या होता है, फैल जाता है। फिर उसको क्या करता है, खींचता है अपनी तरफ। क्या कर लेता है, खींचता है। तो जब हम आपको हार्ट पढ़ाएंगे तो वहां पे डिटेल से बताएंगे कि हार्ट का और क्या काम होता है। हार्ट को मानव शरीर का मोटर भी बोल लेते हैं। क्या बोल लेते हैं, मोटर भी बोल लेते हैं। तो आइए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपने लोग ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में। तो क्या लिखा है, रक्त का परिवहन जिन अंग तंत्रों के द्वारा होता है उसे रक्त परिसंचरण तंत्र कहते हैं। इसका खोज किया था विलियम हार्वे ने किया था। किसने किया था, विलियम हार्वे ने किया था। क्लियर बात। तो रक्त परिसंचरण क्या होता है आपको आ गया समझ में। अब इसके बाद अपने लोग को जानना है कि रक्त परिसंचरण तंत्र जो होता है ये दो तरह से होता है। एक होता है आपका ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, एक होता है आपका क्लोज ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। तो इस दोनों को पहले समझते हैं। तो देखिए, ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है, ये इसमें जो है रक्त का जो परिवहन होता है वो क्या कहते हैं, शरीर गुहाओं के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, शरीर गुहाओं के द्वारा होता है। यानी कि इसमें रक्त नलिका नहीं पाया जाता है। क्लियर है बात। न ही इसमें उतना प्रेशर होता है। ये किसमें होता है, तो ये आपका हो जाता है घोंघा कह लीजिए, या नहीं तो आप शंख कह लीजिए। घोंघा कह लीजिए और क्या कह लीजिए आप, शंख कह लीजिए। तो ये किसका उदाहरण होता है, आपका ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का। इसके बाद दूसरा होता है आपका क्लोज ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। क्लोज ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम ये पहले समझ लीजिए किसमें होता है, ये होता है मानव यानी अपने लोग में होता है और जानवर में होता है, यानी कि मेमल्स में होता है। क्लोज ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में जो रक्त का परिवहन होता है वो किसके द्वारा होता है, तो वो रक्त नलिका के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, रक्त नलिका के द्वारा होता है। इसके कारण से इसमें प्रेशर ज्यादा होता है। क्या होता है, प्रेशर ज्यादा होता है। यानी कि हार्ट जो होता है ये ब्लड को क्या कर लेता है, पंप कर लेता है। यानी कि हार्ट जब सिकुड़ता है तो ब्लड का जो रफ्तार होता है वो महाधमनी से निकल कर 120 mmHg के हिसाब से पूरे शरीर में फैलता है। कहाँ फैलता है, पूरे शरीर में फैलता है। तो इसका प्रवाह जो होता है 120 mmHg के कारण से होता है। और फिर शरीर का मतलब जितना भी पार्ट है वहां से फिर इस शरीर में जाता है, यानी कि हार्ट में जाता है तो 80 mmHg के कारण से आता है। क्लियर बात। ये हम अपने लोग आगे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इसमें अपने लोग जान लें किसके बारे में, खुला रक्त परिसंचरण के बारे में। फिर किसके बारे में बता दिया, क्लोज ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में। क्लोज ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में जो रक्त का परिवहन होता है वो किसके कारण से होता है, तो रक्त नलिका के द्वारा से होता है। किसके कारण से, रक्त नलिका। या तो रक्त नलिका बोल लीजिए, या रक्त वाहिका बोल लीजिए, या पाइप बोल लीजिए, या नस बोल लीजिए, आपका मर्जी जो बोल लीजिए। ठीक है, अब आगे देखते हैं।
अब आगे ये समझते हैं कि खुला रक्त परिसंचरण आपको बता दी कि जब रक्त प्रवाह शरीर गुहाओं के द्वारा हो, किसके द्वारा हो, रक्त गुहाओं के द्वारा हो, शरीर गुहाओं के द्वारा हो, यानी कि इसमें किसी भी प्रकार का नस नहीं पाया जाएगा, जैसे कि घोंघा होता है, शंख होता है और तिलचट्टा होता है। आप घोंघा को देखते होंगे, कभी कभी घोंघा का कुछ प्रजाति ऐसा होता है कि जो दीवार सब में क्या लग जाता है, चिपक जाता है, कभी कभी बरसात के समय में उसको ऐसे आप अगर पैर से मारते होंगे या तिलचट्टा को अगर मारते होंगे आप, तो देखते होंगे कि उससे ब्लड जो होता है क्या होता है, एक साथ बाहर निकल जाता है, यानी प्रेशर के साथ इसमें नहीं निकलता है। दूसरा होता है बंद रक्त परिसंचरण तंत्र, जब रक्त का प्रवाह नलिकाओं के द्वारा हो, किसके द्वारा हो, नलिकाओं के द्वारा हो। देखे होंगे कि जब खस्सी बकरी को काटता है यहाँ से गर्दन से, इस तरह से जब कसाई काटता है तो उस समय में ब्लड का सर्कुलेशन देखते होंगे तेजी से निकलता है बाहर। कहां से निकलता है, पूरा तेजी से निकलता है। क्यों निकलता है पूरा तेजी से, तो इसको समझने के लिए आपको हार्ट समझना पड़ेगा। एक बार हम समझा देते हैं, जैसे कि अपने लोग का हार्ट है, ये ब्लड को क्या कर लेता है, पंप कर लेता है, ब्लड को क्या करता है, पंप करता है। जैसे ही पंप करेगा तो 120 mmHg के स्पीड से निकलेगा, तो 120 mmHg के हिसाब से अगर ये निकलता है तो क्या बनाएगा, प्रेशर बनाएगा। क्या बनाएगा, प्रेशर बनाएगा। ऐसा नहीं कि मतलब खस्सी बकरी को काटेगा तभी तो मतलब खून का प्रेशर बनेगा, नहीं। आदमी को भी अगर गर्दन से यहां से काट देगा तो उसका भी रक्त क्या होगा, प्रेशर के साथ निकलेगा। यानी कि जिसमें जिसमें बंद रक्त परिसंचरण होता है उसमें उसमें ब्लड का रफ्तार क्या होगा, ज्यादा होगा। ब्लड का रफ्तार क्या होगा, ज्यादा होगा, क्योंकि नलिका के द्वारा होता है। किसके द्वारा से होता है, नलिका के द्वारा से होता है। तो आपको दोनों बात आ गया समझ में। बंद रक्त परिसंचरण किसमें होता है, मानव में होता है, जानवर में होता है और केचुआ में होता है। अब आगे जान लीजिए। ना देखिए, रक्त प्रवाह के हिसाब से, किसके कारण से, रक्त प्रवाह के हिसाब से सर्कुलेटरी सिस्टम बोल लीजिए या ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम बोल लीजिए, इसका दो भाग होता है। एक होता है आपका सिंगल सर्कुलेटरी सिस्टम और दूसरा होता है आपका डबल सर्कुलेटरी सिस्टम। अब ये समझिए कि सिंगल सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है। तो सिंगल सर्कुलेटरी सिस्टम जैसे कि मान लीजिए ये आपका हार्ट है, किसी भी जीव का ये क्या है, हार्ट है। तो इसमें एक बार ब्लड यहां से आएगा और एक बार इस तरह से निकलेगा। तो मतलब इसमें जो है ब्लड का जो लेवल होता है वो एक ही बार में क्या कर लेता है, परिवहन कर लेता है। क्या करता है, एक ही बार में। ये बात लिखें, इसमें हृदय से केवल एक बार रक्त गुजरता है। कितना बार गुजरेगा, एक बार ही गुजरेगा। ये किसमें पाया जाएगा, ये पाया जाएगा आपका मछली में, उभयचर में, सरीसृप में। मछली तो पता होगा, उभयचर का मतलब जो पानी में भी रहता है और स्थल में भी रहता है, इसी को उभयचर बोल लेते हैं। सरीसृप किसको बोल लेते हैं, सरीसृप उसको बोलते हैं जो रैंक चलता है। क्या करके चलता है, रैंक के चलता है। डबल सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है, यानी कि द्विपरिसंचरण तंत्र क्या होता है। तो इसमें जो रक्त का प्रवाह होता है वो हृदय से 2 बार होता है। कितना बार होता है, 2 बार। सिंगल का तो आ गया समझ में, इसमें 2 बार निकलेगा। कितना बार, 2 बार आएगा। तो यही क्या कहलाएगा आपका डबल सर्कुलेटरी सिस्टम। क्या कहलाएगा, डबल सर्कुलेटरी सिस्टम। ये किसमें होता है, तो ये होता है आपका स्तनधारी जीव में और पक्षी में। तो स्तनधारी जीव कहने का मतलब मेमल्स में, यानी कि जिसमें अपने लोग आ जाते हैं और जानवर आ जाते हैं। तो आपको ये बात आ गया होगा समझ में। अब चल लेते हैं आगे, समझते हैं, जान लेते हैं कि अपने लोग को जो मेनली इसमें पढ़ना पड़ेगा वो क्लोज ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ना पड़ता है। किसके बारे में, क्लोज ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में। तो क्लोज ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है वो हम आपको समझा दिए। तो इसमें देखिए मेनली अपने लोग को 4 चीज पढ़ना पड़ेगा। क्या पढ़ना पड़ेगा, 4 चीज। पहला पढ़ना पड़ेगा अपने लोग को ब्लड वेजल्स के बारे में। किसके बारे में, ब्लड वेजल्स के बारे में। इसको हिंदी में बोल लेते हैं रक्त वाहिका बोल लीजिए, या रक्त वाहिना बोल लीजिए, या रक्त नलिका बोल लीजिए, या रक्त पाइप भी बोल सकते हैं। दूसरा अपने लोग इसमें पढ़ना पड़ेगा हार्ट के बारे में। किसके बारे में, हार्ट के बारे में। तीसरा पढ़ना पड़ेगा ब्लड के बारे में, और चौथा पढ़ना पड़ेगा लिम्फ के बारे में, यानी कि लसिका के बारे में। किसके बारे में, लिम्फ के बारे में, और लिम्फ को बोल लीजिए यानी तो लसिका बोल लीजिए। तो चलिए सबसे पहले अपने लोग आज जान लेते हैं ब्लड वेजल के बारे में। किसके बारे में, ब्लड वेजल के बारे में। तो देखिए सबसे पहले ये जानिए कि ब्लड वेजल होता है क्या। तो हमारे शरीर में ब्लड का परिवहन, किसका परिवहन, ब्लड का परिवहन जिस नलिकाओं के द्वारा से होता है इसी को रक्त नालिका, रक्त वाहिका बोल लीजिए, या वाहिना बोल लीजिए, या नलिका बोल लीजिए, या पाइप बोल लीजिए। क्लियर है बात। तो यहाँ पे यही बात हम आपको डेफिनेशन में लिखा दिए होंगे कि जिन नलिकाओं द्वारा होता है, रक्त का परिवहन जिन नलिकाओं द्वारा होता है उसे ब्लड वेजल कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, ब्लड वेजल कह लेते हैं। जैसे कि आप देखते होंगे कि मोटर से अगर पानी खींचता है तो मोटर का केवल काम होता है पानी को खींचना, न कि उसे कहीं भेजना। आया बात समझ में। इसको भेजने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है, तो पाइप की। किसकी, पाइप की। तो हार्ट का काम होता है केवल और केवल ब्लड को पंप करना, ब्लड को क्या करना, पंप करना। लेकिन पंप जब ये करेगा तो शरीर में कौन ले जाएगा, तो ब्लड वेजल। कौन ले जाएगा, ब्लड वेजल। जिस प्रकार से आप देखे होंगे कि कल में अगर मोटर लगा हुआ है तो मोटर का काम होता है केवल पानी को खींचना, पानी को क्या करना, खींचना। अब पानी को अगर वो खींचेगा तो आपका मर्जी है, पाइप खोल दीजिए तो चारों साइड मतलब बिखर जाएगा पानी, यानी तो आपको फर्स्ट फ्लोर में ले जाना है, सेकंड फ्लोर में ले जाना है, इसके लिए उसमें पाइप जोड़ना पड़ता है। क्या जोड़ना पड़ता है, पाइप जोड़ना पड़ता है।
डिपेंड ये होता है कि मोटर मतलब कितना ताकत वाला है ना। अगर कम हाफ एचपी का है तो पतला पाइप लगेगा। अगर जो खेत पटाता है आजकल देखते होंगे तो वो बड़ा मोटर होता है तो उसमें बड़ा सा पाइप जोड़ दिया जाता है। तो सेम इसी तरह से अपने लोग का जो बॉडी होता है इसमें भी ब्लड वेजल जो होता है ये अलग अलग टाइप का होता है। कोई मोटा होता है, कोई उससे थोड़ा पतला, फिर पतला, फिर पतला, फिर पतला, इस तरह से मतलब ब्लड का भी इसका नलिका का भी क्या होता है, सीरीज होता है। तो जो ब्लड वेजल होता है ये ब्लड वेजल एक्चुअली 3 प्रकार का होता है। कितना प्रकार का? 3 प्रकार का होता है। पहला होता है आपका आर्टरी। क्या होता है? आर्टरी। इसको बोल लेते हैं धमनी। क्या बोल लेते हैं? धमनी। अब धमनी क्या होता है? तो धमनी शरीर में सबसे बड़ा नलिका होता है। इससे जो होता है शुद्ध रक्त का प्रवाह होता है। क्या होता है? शुद्ध रक्त का प्रवाह होता है। क्लियर है बात? और ये लाल रंग का होता है। कैसा होता है आपका? लाल रंग का होता है। क्लियर है बात? तो आर्टरी के बारे में आपको आ गया समझ में। अब दूसरा होता है वेन। दूसरा क्या होता है? वेन। इसको बोल लेते हैं सिरा। इसको क्या बोल लेते हैं? सिरा बोल लेते हैं। इसको अगर सिरा बोल लेते हैं, इसके बारे में तो हम आपको बता दिए धमनी के बारे में कि यह सबसे बड़ी नलिका है जो लाल रंग का होता है। इससे शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। क्या होता है आपका? शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। दूसरा होता है आपका वेन। वेन को हिंदी में बोल लेते हैं सिरा। क्या बोल लेते हैं? सिरा बोल लेते हैं। इससे अशुद्ध रक्त प्रवाह होता है। क्या होता है? अशुद्ध रक्त प्रवाह होता है। यह दिखने में नीला कलर का होता है। क्या होता है? नीला कलर का होता है। इसके बारे में और आगे इसका डिफरेंस अपने लोग जानेंगे। ठीक है, यह जो होता है अशुद्ध रक्त को प्रवाह करता है। किसको? अशुद्ध। तीसरा होता है कैपिलरीज। क्या होता है? कैपिलरीज। इसको बोलते हैं केशिकाएं। इसको क्या बोलते हैं? केशिकाएं बोलते हैं। यह सबसे छोटी एवं पतली नलिका है। यह सबसे छोटी और क्या है आपका? पतली नलिका। अगर इस तरह से आप आंख को इस तरह से देखेंगे तो आंख में यहाँ पे आपको जो पतला पतला नस दिखाई दे रहा है यही केशिका है। यही क्या है आपका? केशिका है। क्लियर है बात? मेरा आपको नहीं दिखाई दे रहा होगा, आप अपना ही शीशा में देख सकते हैं, ऐना में जाके देख सकते हैं। तो देखिए केशिका का क्या काम होता है। तो केशिका जो है आपको क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है कि महाधमनी, या आपको पूछेगा धमनी और शिरा को जोड़ने वाला नलिका का नाम बताइए। धमनी और शिरा को जोड़ने वाला नलिका का नाम बता दीजिए। तो आपको बताना होगा केशिका होता है। क्या होता है? केशिका होता है। एक क्वेश्चन और पूछ सकता है कि शुद्ध और अशुद्ध खून आपस में कहां मिलता है। तो केशिका के पास मिलता है। कहां मिलता है? केशिका के पास मिलता है। तो यही बात हम यहां लिख दें। इसमें शुद्ध तथा अशुद्ध दोनों रक्त मिलता है। यह धमनी तथा शिरा को जोड़ता है। यह आंख में आपका क्या होता है? स्पष्ट दिखाई देता है। अब आइए इसका अपने लोग डायग्राम में देख लेते हैं। तो आप यहां से देखिए, जो आपको ये लाल कलर का दिख रहा होगा, ये जो लाल कलर का जितना भी आपको चीज दिख रहा होगा इसी को बोलते हैं धमनी। क्या बोल लेते हैं? धमनी बोल लेते हैं। और जितना भी नस आपको ये नीला कलर का दिख रहा होगा इसको बोल लेते हैं शिरा। इसको क्या बोल लेते हैं? शिरा बोल लेते हैं। पहले आप यहां से समझ लीजिए, फिर इसमें डिफरेंस क्या होता है वो अपने लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो लाल कलर का जितना भी बॉडी में आप देख पा रहे हैं, ये तो आपका हर्ट हो गया, इसको छोड़ के लाल कलर में जितना भी आपको नसें यहाँ पे नलिका दिख रहा है इसको क्या बोल लेंगे? धमनी बोल लेंगे। और नीला कलर का जितना भी आप नली देख रहे हैं इसको शिरा बोल लेते हैं। इसको क्या बोल लेते हैं? शिरा बोल लेते हैं। इसी तरह से ये पूरे शरीर में फैला हुआ रहता है। क्या रहता है आपका? पूरे शरीर में फैला हुआ रहता है। यहाँ भी आप देख सकते हैं जितना भी बॉडी में आपको लाल कलर का दिखाई दे रहा है इसको क्या बोल लेते हैं? धमनी बोल लेते हैं। क्या बोल लेते हैं? धमनी बोल लेते हैं। और नीला कलर का जितना भी दिख रहा होगा आपको इसको क्या बोल लेते हैं? शिरा बोल लेते हैं। इसको क्या बोल लेते हैं? शिरा बोल लेते हैं। फिर से एक बार सुन लीजिए कि जितना लाल दिख रहा होगा इसको क्या बोलते हैं? धमनी। इसको क्या बोलते हैं? धमनी। इससे प्योर ब्लड निकलता है, यानी कि शुद्ध रक्त का प्रवाह होता है। क्लियर है बात? और दूसरा जो होता है आपका, जो आपको नीला कलर का दिख रहा होगा इससे अशुद्ध रक्त का प्रवाह होता है। किससे क्या होता है? इसको क्या बोल लेते हैं? शिरा बोल लेते हैं। क्या बोल लेते हैं? शिरा। ये किसको प्रवाहित करता है? तो अशुद्ध रक्त को। किसको? अशुद्ध रक्त को। तो इससे एक क्वेश्चन और बन सकता है, आपको पूछेगा शुद्ध रक्त किसको बोलेंगे? तो आपको जवाब देना होगा कि जिसमें ऑक्सीजन मिला हो। क्या मिला हो? ऑक्सीजन, यानी कि O2 हो। ऑक्सीजन रहित, ऑक्सीजन युक्त खून को क्या? ऑक्सीजन युक्त खून को शुद्ध रक्त बोलते हैं। और ऑक्सीजन बिना ऑक्सीजन वाले खून को क्या बोल लेते हैं? आपका शुद्ध रक्त। या तो आप ऐसे याद रखिए, यानी तो आप ऐसे बोल सकते हैं कि CO2 युक्त, क्या बोल सकते हैं? CO2 युक्त रक्त को शुद्ध रक्त बोल लेते हैं। अच्छा, ये शुद्ध अशुद्ध कैसे होता है तो एक बार हम आपको यहां समझा देते हैं, फिर आपको जब हम हार्ट पढ़ाएंगे तो वहां और डिटेल्स को समझाएंगे। जैसे कि देखिए कि अपने लोग का हार्ट में जो होता है वो 4 चैम्बर होता है। कितना होता है? 4। ऊपर वाला पार्ट कहलाता है अलिंदन, नीचे वाला पार्ट कहलाता है आपका नीले। जस्ट अभी हम आगे आपको बताएंगे। जैसे ही अपने लोग देखिए
इस तरह से सांस लेते तो मतलब जैसे ही गैस लेते तो इसमें बहुत सारा चीज आता है, नाइट्रोजन जाता है, ऑक्सीजन। पहले आप ऑक्सीजन के बारे में समझ लीजिए। जैसे अपने लोग ऑक्सीजन लेंगे तो वो सबसे पहले कहाँ जाएगा? आपका लंग्स यानी कि फेफड़ा में जाएगा। फेफड़ा क्या करेगा? अब फेफड़ा के पास जो होता है वो अशुद्ध ब्लड आया होता है शरीर से। कहाँ से? शरीर से अशुद्ध ब्लड आया हुआ रहता है। वो क्या कर लेता है? वहां पे ऑक्सीजन को मिला करके फुसफुस सिरा को दे देता है। किसको दे देगा? फुसफुस सिरा को दे देगा। फुसफुस सिरा क्या कर लेगा? बायां अलिंद में भेज देगा। किस में भेज देगा? बायां अलिंद में। बायां अलिंद से फिर जाएगा बायां नीले में। अब बायां नीले से फिर जाएगा ब्लड कहाँ? आपका महाधमनी में। कहाँ जाएगा? महाधमनी में। महाधमनी से फिर जाएगा आपका धमनी में, फिर छोटी धमनी में, फिर केशिका में। केशिका से विभिन्न जितना शरीर का अंग है उस सब में फैल जाएगा। फिर वहां से क्या होगा कि इस सब में जितना भी मतलब अशुद्ध खून है वो फिर से रिटर्न होगा। फिर आएगा अंग से कहाँ? केशिका में। केशिका से आएगा छोटी सिरा में। छोटी सिरा से आएगा सिरा में। फिर आएगा महासिरा में। महासिरा के बाद फिर आएगा वो किस में? दाहिना अलिंद में। कहाँ आएगा? दाहिना अलिंद में। दाहिना अलिंद के बाद फिर आएगा कहाँ पे? वो दाहिना नीले में। दाहिना नीले से फिर आएगा वो फुसफुस धमनी में। कहाँ आएगा? फुसफुस धमनी में। अब फुसफुस धमनी से फिर जाएगा वो फेफड़ा के पास। कहाँ जाएगा? फेफड़ा के पास। फेफड़ा फिर क्या करेगा? उसको ऑक्सीजन मिला देगा और ऑक्सीजन मिलाने के बाद भेज देगा फुसफुस सिरा को। किसको भेज देगा? फुसफुस सिरा को। अब फुसफुस सिरा फिर से ऑक्सीजन जो युक्त रक्त होगा उसको फिर से बायां आलिंद में डाल देगा। तो ये क्रिया अपने लोग का चलते रहता है। क्लियर है बात? यहां तक आपको चीज आ गया होगा समझ में। अब आगे समझ लेते हैं। तो कैपिलरी के बारे में हम आपको समझा दिए। अब आगे समझ लेते हैं। अब आगे देख लेते हैं धमनी और सिरा के बारे में। किसके बारे में? धमनी और सिरा के बारे में। तो अभी अभी हम समझाएं कि धमनी का क्या काम होता है कि हार्ट से, किससे? हार्ट से शुद्ध रक्त को, किसको? शुद्ध रक्त को पूरे शरीर में प्रवाहित करना। पूरे शरीर में क्या करना? प्रवाहित करना। लेकिन सिरा का क्या काम होता है कि पूरे शरीर में जो अशुद्ध रक्त होता है, क्या होता है? अशुद्ध रक्त होता है, इसको वापस हार्ट में लाना होता है। वापस हार्ट में क्या करना होता है? लाना होता है। यानी कि जैसे ही मतलब हार्ट, जैसे कि मान लीजिए मेरा हाथ क्या है? आपका हार्ट है, अभी ये फैला हुआ है। जैसे ही सिकुड़ेगा, यानी तो सबसे अच्छा तरीका आप ऐसे समझिए, आप ये समझिए ये हार्ट है, जैसे ही सिकुड़ेगा क्या होगा? सिकुड़ना को संकुचन भी बोलते हैं। जैसे ही सिकुड़ेगा संकुचन होगा, यानी कि संकुचन होने के कारण से जो शुद्ध ब्लड था हार्ट में वो नीले से, कहां से? बायां नीले से निकल करके, कहां से? बायां नीले से निकल करके कहां पे चले जाएगा? तो धमनी में चले जाएगा। कहां पे चले जाएगा? धमनी में। धमनी क्या करेगा? आपको पूरे शरीर में भेज देगा। कहां भेज देगा? पूरे शरीर में क्या प्रोसेस होता है एक बार अभी आप जस्ट समझाएं, फिर आगे हम आपको समझा देंगे। तो पूरा शरीर में भेज देगा। आप पूरा शरीर में जब जाएगा फिर वहां से अशुद्ध खून को तो लौटना भी तो होगा ना। अशुद्ध खून क्या करेगा? पूरा लौट करके वो किसके पास आएगा? सिरा के पास आएगा। किसके पास आएगा? सिरा के पास आएगा। और सिरा फिर क्या कर लेगा? उसको कहां भेज देगा? तो दायां अलिंद में। कहां? दायां अलिंद में। दायां अलिंद से फिर कहां निकलेगा? वो दायां नीले में। दायां नीले फिर भेज देगा फेफड़ा को। कहां भेज देगा? फेफड़ा। फेफड़ा की संख्या 2 होता है, ये दोनों साइड अपने लोग को लगा होता है। फेफड़ा में फिर से क्या होगा? जैसे इस तरह से अपने लोग ऑक्सीजन लेंगे तो ऑक्सीजन वहां पे मिलेगा। ऑक्सीजन मिलने के बाद वो कहां भेज देगा? फुसफुस धमनी में। कहां भेज देगा? फुसफुस सिरा में भेज देगा। कहां भेज देगा? फुसफुस सिरा में। फुसफुस सिरा फिर से वो कहां पे भेज देगा? आपको दायां बायां अलिंद में। कहां? बायां अलिंद में। जब अपने लोग हार्ट पढ़ेंगे तो हार्ट में हम आपको पूरा डिटेल से अलग अलग कंसेप्ट हम आपको समझा देंगे। क्लियर है बात? अब दूसरा बात देखिए, केवल फुसफुस धमनी में अशुद्ध रक्त होता है। किसमें होता है? फुसफुस धमनी में। तो फुसफुस धमनी कहां पाया जाता है? नहीं पाया जाता, ये अपने लोग हार्ट में समझेंगे। और दूसरा बात है, केवल फुसफुस सिरा में शुद्ध रक्त पाया जाता है। केवल फुसफुस सिरा में क्या पाया जाता है? शुद्ध रक्त। बाकी में क्या पाया जाता है? आपका अशुद्ध। इसमें केवल फुसफुस धमनी में अशुद्ध रक्त होता है। क्या होता है? फुसफुस धमनी में अशुद्ध रक्त होता है और बाकी में क्या होता है? आपका शुद्ध होता है। अब आप ये समझिए कि जितना भी आप धमनी आपको देखे होंगे तो धमनी में जो रक्त जितना भी पाया जाता है वो खाली होने पे क्या होता है? नहीं पिचकता है। लेकिन सिरा जो होता है ये खाली होने पे पिचक जाता है। जैसे कि अभी मेरा हाथ देखिए, अगर आपको नहीं दिख रहा होगा तो आप अपना हाथ में देखिएगा। इस तरह से जब आप देखेंगे यहाँ पे इस तरह से, तो ये वाला नस आपको फुला हुआ होगा। क्या होगा? आपका यहाँ वाला नस आप देख रहे होंगे ये फुला हुआ रहता है। ये होता है आपका सिरा। क्या होता है? सिरा। लेकिन जैसे ही आप इसको उल्टा करके देखेंगे तो आप अपना देखिएगा, मेरा तो उतना ठीक से आपको नहीं दिख रहा होगा। अब यहाँ पे देखेंगे तो ये आपका पिचक जाएगा। क्या हो जाएगा? पिचक जाएगा। तो ये आपका सिरा होता है। क्या होता है? सिरा। सिरा से अगर रक्त खाली होगा तो ये पिचक जाएगा। लेकिन जो धमनी होता है ये नहीं पिचकता है। क्या होता है? धमनी नहीं पिचकता। तो यहाँ तक आपको चीज आ गया होगा। तीनों चीज हम आपको समझा दिया बारी बारी से। अब आगे समझ लेते हैं।
अब अगला क्या है देखिए, इससे रक्त का प्रवाह 120 mm Hg तथा उच्च होता है, इससे रक्त का प्रवाह 80 mm Hg तथा दाब कम होता है। इसका मतलब क्या हुआ? तो मतलब अभी ये समझा है कि हार्ट क्या कर लेता है, ब्लड को पंप करता है। क्या करता है? पंप जैसे ही करेगा तो ये 120 mm Hg के स्पीड से बाहर निकलेगा। आया बात समझ में? और इसमें उच्च दाब हो पाया जाएगा। क्या पाया जाएगा? उच्च दाब, क्योंकि इसका रफ्तार स्पीड कितना है? 120 mm। जैसे कि आप देखते होंगे कि पंपी सेट आप देखे होंगे, यानी तो आजकल तो मोटर आ गया है। मोटर में जब आप पाइप लगाते हैं ऊपर में इस तरह से, ऊपर वाला पार्ट में, यानी कि मान लीजिए ये आपका क्या है? मोटर है, और ये मोटर का क्या होगा? आपका पाइप होगा, ऊपर वाला पाइप होगा जहां से पानी निकलता है। जहां से क्या निकलता है? पानी निकलता है। इससे आप पाइप बिछाए होंगे खेतों तक। कहां तक? खेतों तक। आप देखे होंगे जब तक पानी इसमें भरा हुआ नहीं होगा तब तक पाइप सिकुड़ा हुआ होगा। क्या होगा? सिकुड़ा हुआ होगा। लेकिन जैसे ही पानी यहां से निकलना चालू हो जाएगा, इसमें बहुत ज्यादा अगर पानी एक साथ प्रेशर के साथ निकलेगा, ये पूरा टाइट हो जाता है। पूरा क्या हो जाता है? टाइट हो जाता है। आया बात समझ में? तो इसी के कारण से इसमें बीपी भी नापा जाता है। क्या नापा जाता है? बीपी। तो नॉर्मल इंसान का बीपी कितना होता है अभी बताएंगे? 120 mm 120/80 mm Hg होता है। क्लियर है बात? लेकिन अगर आप देखेंगे कि पंपी सेट या नहीं तो मोटर को जैसे ही बंद कर देंगे तो पानी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो पाइप इस तरह से सुखड़ा जाएगा। क्या हो जाएगा? सुखड़ा जाएगा। तो ये सारा कहानी होता है किसका? पानी का। किसका? पानी का। पानी का प्रेशर जितना अधिक होगा पाइप उतना ज्यादा आपको टाइट दिखाई देगा, या इसको दाबेंगे तो टाइट महसूस होगा। लेकिन पानी का रफ्तार कम होगा तो वहां पे पाइप क्या होगा? सिकुड़ा होगा। तो सेम सिचुएशन अपने लोग का किसमें? नलिका यानी कि नस में भी होता है। किसमें होता है? नस में भी होता है। अब आगे समझ लेते हैं। अच्छा, ये तो पता ही दिए, ये इसमें समझिए कि इसका जो प्रवाह होता है, ये लौटने का प्रवाह होता है, ये होता है 80 mm Hg। क्या होता है? 80 mm Hg। जब ये वापस लौटता है तो कम स्पीड में लौटेगा, 80 mm Hg में लौटेगा। कितना में लौटेगा? 80 mm Hg में। लेकिन इसका रफ्तार होता है 120 mm Hg। अब आगे समझ लेते हैं। अब आगे देखिए, अभी नॉर्मल आदमी का जो बीपी होता है वो 120/80 होता है। कितना होता है? 120/80 mm Hg होता है। अच्छा, ऊपर वाला जो स्पीड था वो समझा दिए धमनी होता है, और नीचे वाला जो 80 दिखाता है ये किसको दिखाता है? सिरा को दिखाता है। किसको दिखाता है? सिरा को। बीपी मापने वाला यंत्र को एस्पाइगोमोमेनोमीटर कहते हैं। क्या कहते हैं? एस्पाइगोमोमेनोमीटर कह लेते हैं। क्लियर है बात? अब इसका आप डायग्राम भी देख लीजिए। आइए, केसिका के बारे में तो समझा दिए। केसिका में ही क्या मिलता है? आपका सिरा और धमनी मिलता है। सिरा और धमनी, ये जो आप देख रहे हैं ये सिरा हो गया, और ये क्या हो गया? आपका धमनी हो गया। अब आगे चल लेते हैं। आप ये देख पा रहे हैं कि ये जो आप बीपी का मशीन देख पा रहे हैं, इसमें जो एक रोड लगा हुआ होता है, यहाँ पे पाड़ा भरा होता है। क्या भरा होता है? आपका पाड़ा भरा होता है। इस बीच में आपका पाड़ा भरा हुआ होगा। डॉक्टर क्या करेगा? इस बैग को निकाल करके यहाँ हाथ पे लपेट देगा, और हाथ में लपेटने के बाद इस पंप से क्या कर लेता है? एयर भरता है। क्या भरता है? एयर भरता है। जैसे ही एयर भरेगा तो बायां हाथ में लगा है आपका, बायां हाथ में वो धमनी का प्रेशर को नापता है। किसको? धमनी के प्रेशर को नापता है। अब तो डिजिटल आ गए हैं। आइए दिखाते हैं आपको। ये आपका, अच्छा ये बच्चिया को देख रहे हैं क्या? चलिए देखिए, ये बच्चिया भी क्या कर रही है? बीपी नपा रही है। क्या कर रही है? बीपी नपा रही है। पहले बीपी नपा, यहाँ भी देखिए, ये जो आप देख पा रहे हैं ये आपका डिजिटल बीपी नापने वाला मशीन है। क्या है? आपका डिजिटल। इसमें आपको पंप करना नहीं पड़ता है, ये एक्चुअली बैटरी से चलता है। तो नॉर्मल आदमी का बीपी कितना होता है? आपका 120/80 mm Hg होता है। 120/80 mm Hg होता है। ये डिजिटली होता है। इसमें आप एक बार बटन को दबा देंगे तो आपको ऑटोमेटिकली एयर इसमें आ जाएगा। आया बात समझ में? तो ये जो 120 होता है इसको बोल देते हैं सिस्टोलिक। क्या बोल देते हैं? सिस्टोलिक। ये जब हम हार्ट पढ़ाएंगे तब बताएंगे। इसको बोलते हैं डायस्टोलिक। क्या बोल देते हैं? डायस्टोलिक। तो आप इस मशीन को अगर देखेंगे ना डॉक्टर के पास, इसमें शॉर्ट में लिखा होगा SYS। क्या लिखा होगा? SYS। और यहां लिखा होगा आपका DIA। क्या लिखा होगा? DIA। तो SYS का मतलब ही हो जाता है आपका सिस्टोलिक, और DIA का मतलब होता है डायस्टोलिक। क्या होता है? डायस्टोलिक। तो आपको यहां तक चीजें आ गया होगा समझ में। तो चलिए आगे, अब आते हैं आगे। देखिए, अब आगे समझ लेते हैं अपने लोग। देखिए, सबसे बड़ी जो धमनी होता है वो एरोटा होता है, महाधमनी का होता है। उसके बाद पूछेगा तो वो होता है फुसफुस धमनी। क्या होता है? फुसफुस धमनी, जिसको इंग्लिश में बोल देते हैं पल्मोनरी आर्टरी। क्या बोल देते हैं? पल्मोनरी आर्टरी। सबसे बड़ी सिरा पूछेगा तो इन्फेरियर वेना कावा, या आप इसको शॉर्ट में भी याद रख सकते हैं वेना कावा। क्या होता है? आपका वेना कावा होता है। अब आगे बढ़िए।
अब आगे समझ लेते हैं कि देखिए शुद्ध रक्त का जो प्रवाह होता है वो कैसे होता है, तो ध्यान से समझिएगा। शुद्ध रक्त का जो प्रवाह होता है वो कैसे होता है, तो सबसे पहले हार्ट में कहां से निकलेगा, तो बायां आलिंद से, बायां नीले से। कहां से? बायां नीले से किस में जाएगा आपका? महाधमनी में। किस में जाएगा? महाधमनी में। महाधमनी के बाद फिर जाएगा धमनी में। धमनी के बाद छोटी धमनी, और छोटी धमनी के बाद जाएगा केशिका में। कहां जाएगा? केशिका में। अब जैसे ही केशिका में जाएगा तो केशिका किससे मिलेगा? शरीर के विभिन्न अंग से। कहां से मिलेगा? शरीर के विभिन्न जितना भी अंग है सब जगह केशिका क्या करेगा? इस शुद्ध रक्त को भेज देगा। तो शुद्ध रक्त का कहानी आ गया समझ में। महाधमनी को इंग्लिश में एरोटा बोल लेते हैं, धमनी को आर्टरी, छोटी धमनी को आर्टेरियल इंग्लिश लिख दी हम, केशिका को कैपिलरी। इस शरीर का तो जानबे करते हैं कि ऑल पार्ट में भेज देगा। क्लियर है बात? अब आगे जान लेते हैं हम। अब अशुद्ध रक्त कैसे प्रवाहित होगा, तो अभी तो शुद्ध गया था, अब शरीर में जितना भी अशुद्ध रक्त होगा वो सबसे पहले किसमें जाएगा? केशिका में। किसमें? केशिका में। केशिका के बाद किसमें जाएगा? तो छोटी शिरा, छोटी शिरा के बाद जाएगा शिरा, शिरा के बाद जाएगा महाशिरा, और महाशिरा से फिर कहां जाएगा आपका? हार्ट में। कहां जाएगा? हार्ट में। यहां समझिए शरीर के विभिन्न अंगों से कहां जाएगा? केशिका में। केशिका से छोटी शिरा, छोटी शिरा से शिरा, शिरा से महाशिरा, महाशिरा से फिर कहां जाएगा? ये हार्ट में जाएगा। कहां जाएगा? हार्ट में। अब आप यहां से समझिए कि संपूर्ण बॉडी में जो रक्त का प्रवाह होता है वो कैसे होता है, तो सबसे पहले निकलेगा हार्ट से महाधमनी में। कहां जाएगा? महाधमनी में। महाधमनी से कहां जाएगा आपका? धमनी में। धमनी से जाएगा छोटी धमनी में, छोटी धमनी से जाएगा कहां? केशिका में। केशिका में जैसे ही जाएगा तो अंग के, शरीर के विभिन्न अंग में जाएगा। कहां जाएगा? शरीर के विभिन्न। यहाँ पे देखिए लाल कलर का जो एरो हम दिखाएं ये शुद्ध रक्त को बता रहा है। किसको? शुद्ध रक्त को। यानी कि ये जो रक्त आ रहा है आपको, ये जो जितना भी रक्त यहाँ से यहाँ तक आ रहा है ये शुद्ध रक्त जा रहा है। क्या जा रहा है आपका? शुद्ध रक्त जा रहा है। क्लियर है बात? शुद्ध रक्त कहां से? हार्ट से निकल करके महाधमनी, महाधमनी से धमनी, धमनी से छोटी धमनी, फिर केशिका, ये पूरे शरीर में जाएगा। अब शरीर में जो अशुद्ध रक्त था, क्या था? पहले से अशुद्ध रक्त था। अशुद्ध रक्त फिर क्या होगा आपका? केशिका में आएगा। किस में आएगा? केशिका में आएगा। कहां आएगा? केशिका में। यानी कि एक बार पंप करेगा ये तो शुद्ध रक्त निकलेगा, फिर रिलैक्स होगा यानी कि फैलेगा। क्या होगा? फैलेगा। तो जैसे ही फैलेगा तो अशुद्ध रक्त को अपनी तरफ खींचेगा। अशुद्ध रक्त को क्या करेगा? हार्ट अपनी तरफ खींचेगा। अब अशुद्ध रक्त जो होता है शरीर के विभिन्न अंग से कहां निकलेगा आपका? सबसे पहले केशिका में। केशिका के बाद जाएगा छोटी शिरा में, छोटी शिरा के बाद फिर कहां आएगा? शिरा में, शिरा के बाद महाशिरा, फिर हार्ट में जाएगा। एक्चुअली हार्ट में पहले नहीं जाता, पहले जाता है आपका लंग्स में। कहां जाता है? लंग्स में जाता है। लंग्स में जाने के बाद तब वो जाएगा किसमें? फिर से फुसफुस शिरा में। फुसफुस शिरा फिर तब इसमें ऑक्सीजन वाला ब्लड को कहां भेज देगा? बायां आलिंद में। कहां? बायां आलिंद में जाएगा। क्लियर है बात? तो ये जो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहां से केशिका से अब जो यहां से रक्त आ रहा है ये आपका अशुद्ध रक्त है। कैसा रक्त है? अशुद्ध रक्त जो है ये यहां से इस तरह से केशिका से होते हुए आ रहा है। क्लियर बात? तो आपको शुद्ध रक्त, अशुद्ध रक्त, आप पूरा बॉडी में कैसे रक्त का परिवहन होता है ये हम आपको समझा दिए। अब आगे समझ लेते हैं चेंबर के बारे में। किसके बारे में? हार्ट चेंबर के बारे में। तो देखिए सबसे पहले आप ये समझिए कि हार्ट का दो हिस्सा होता है। ऊपर वाला हिस्सा को बोलते हैं ऑरिकल, इसको हिंदी में बोलते हैं आलिंद। क्या बोलते हैं? आलिंद। और नीचे वाले को बोलते हैं वेंट्रिकल। क्या बोलते हैं? वेंट्रिकल, यानी कि नीले होता है। क्या होता है? नीले होता है। इसको हम दिखाएंगे ए से ऑरिकल को, और वेंट्रिकल को किससे दिखाएंगे? वी से। यानी कि ये हार्ट चेंबर क्या होता है, तो ये हृदय को दो या दो से अधिक भागों में बांटता है। दो या दो से अधिक भागों में बांट लेता है। जैसे कि अपने लोग में कितना चेंबर होता है, तो 4 होता है। कितना होता है? 4। आइए एक एक करके अलग अलग जीव में देख लेते हैं। तो सबसे पहले इसमें देखते हैं अपने लोग मछली के बारे में। किसके बारे में? मछली के बारे में। तो मछली में ध्यान से समझिए कि 2 गो चेंबर पाया जाता है। कितना चेंबर पाया जाएगा? 2 गो चेंबर पाया जाएगा। जैसे कि मान लीजिए मछली का हार्ट हो गया, ठीक है, ये क्या हो गया आपका? उतना यहां समझिए कि ये मछली का क्या हो गया? आपका हार्ट हो गया। तो इसमें 2 गो चेंबर पाया जाएगा। एगो पाया जाएगा ऊपर, एगो पाया जाएगा आपका नीचे। यानी कि यहाँ पे हम लिख दें एक आलिंद और एक नीले। तो अभी समझाए थे कि ए का मतलब क्या समझिएगा? ऑरिकल यानी कि आलिंद, वी का मतलब समझिएगा वेंट्रिकल यानी कि नीले। तो मछली में याद रखिएगा एग्जाम में पूछेगा कितना मतलब चेंबर पाया जाएगा, तो 2 गो, एगो आलिंद एगो नीले। इसी तरह से उभयचर में कितना पाया जाएगा? तो उभयचर में पाया जाएगा आपका 3। उभयचर में कितना पाया जाएगा? 3 पाया जाएगा। तो 2 गो पाया जाएगा आलिंद, एगो पाया जाएगा आपका नीले। 2 गो पाया जाएगा आलिंद, एगो पाया जाएगा नीले। 2 गो ऊपर होता है नीले और नीचे क्या होता है आपका? सॉरी, ऊपर होता है आलिंद और नीचे क्या होता है? नीले। तो आलिंद की संख्या 2 और नीले की संख्या कितना? 1 पाया जाता है। इसी तरह से आपको पूछेगा शरीर सिर्फ। तो उभयचर में कौन सा एग्जांपल आप लेंगे? तो मेढक का। किसका लेंगे? मेढक का। उभयचर मतलब वे जीव जो पानी में भी रहता है और स्थल में भी रहता है। दूसरा होता है आपका शरीर सिर्फ। शरीर सिर्फ में भी 3 पाया जाएगा। इसका भी डायग्राम आप अगर बनाना चाहेंगे तो इस तरह से बनेगा। ये मान लीजिए हार्ट है, तो ये ऊपर हो गया आलिंद। क्या हो गया? आलिंद। ऊपर होता है आपका 2 गो आलिंद और नीचे होगा आपका नीले जो होता है वो एक ही होता है। इसमें यहाँ पे ए से दिखा दिया 2 गो आलिंद है और एगो नीले है। इसी तरह से इसका एग्जांपल हो जाएगा सांप,
कछुआ, छिपकली, सांप, कछुआ और छिपकली। याद रखिएगा, ये एग्जाम में बार बार पूछता है कि ऐसा कौन सा सरीसृप जीव है जिसमें 4 चेंबर पाया जाएगा। कितना? 4। अभी बताएं कि सरीसृप में कितना चेंबर पाया जाएगा? 3। लेकिन मगरमच्छ एकलौता ऐसा सरीसृप जीव है जिसमें 4 चेंबर पाया जाएगा। कितना चेंबर पाया जाएगा? 4 चेंबर पाया जाएगा। क्लियर है बात? अब आगे अब जान लेते हैं कि पक्षी में कितना होता है। तो पक्षी में भी 4 होता है। कितना चेंबर पाया जाएगा? 4 को। ये मान लीजिए पक्षी का हट है। पक्षी में अगर पूछे आपको तो 2 गो होता है आपका निलय और 2 गो होता है आलिंद। ऊपर वाला होता है आलिंद, नीचे वाला क्या होता है आपका? निलय होता है। इसी तरह से मेमल्स में अपने लोग आ जाते हैं, यानी कि स्तनधारी जीव में अपने लोग भी आ जाते हैं और जानवर भी आ जाता है। इसमें भी 4 चेंबर पाया जाएगा। कितना चेंबर पाया जाएगा? 4 चेंबर। 2 गो पाया जाएगा आलिंद और 2 गो पाया जाएगा निलय। 2 गो पाया जाएगा आलिंद और 2 गो पाया जाएगा क्या? निलय। यानी कि यहाँ पे एक आलिंद होगा, इसको बोलते हैं राइट। ये रुकिए, यहाँ पे आपको नहीं दिख रहा होगा, हम बड़ा सा इसका फिगर बना देते हैं। ये हो गया आपका राइट वेंट्रिकल, ये हो गया आपका लेफ्ट वेंट्रिकल, ये हो गया आपका राइट ऑरिकल और लेफ्ट ऑरिकल। तो 4 गो चैम्बर हो गए इसमें, 2 गो ऊपर 2 गो नीचे। फिर से समझ लीजिए, आर का मतलब होगा राइट, ए का मतलब ऑरिकल। तो इस पे हो गया एगो दाया आलिंद दाया निलय, बाया आलिंद बाया निलय। तो 2 आलिंद हो गया, 2 निलय, तो 4 पाया जाएगा। इसका एग्जांपल तो आपको बता दिया अभी। मानव आ सकता है, जानवर आ सकता है, गाय भैंस कुत्ता कुछ भी आ सकता है। लेकिन सबसे जो खतरनाक जीव होता है वो आपका कॉकरोच होता है। क्या होता है? कॉकरोच होता है, यानी कि तिलचट्टा होता है। तिलचट्टा में 13 गो चैम्बर पाया जाएगा। कितना? 13 गो चैम्बर। सपोज कीजिए मनुष्य में अगर 13 गो चैम्बर रहता तो डॉक्टर का हालत खराब हो जाता। मतलब किसको किसको चेक करता। तो कॉकरोच में कितना चैम्बर पाया जाएगा आपका? 13 पाया जाएगा। कितना पाया जाएगा? 13 गो चैम्बर पाया जाएगा। तो यहां तक आपको चीजें आ गया होगा समझ में। अब चलिए नेक्स्ट वीडियो पे मिलते हैं।